हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे बच्चे, आज मैं गोधूली भाग एक गद्य खंड पाठ 2 9वीं कक्षा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित निबंध भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा नालंदा के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आइए हमारे बच्चे, भले ही कुछ लोग कहें आज हमारी संस्कृति का प्राचीनतम धरोहर इतिहास के भूपटलों पर जितना हमारे नालंदा विश्वविद्यालय का जब हम नाम लेते हैं तो ये अपने आप में प्राचीन संस्कृति का एक धरोहर विद्यालय रहा है। फिर भी हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने, हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने और अन्य हमारे साहित्यकारों ने नालंदा की खंडहर पर जितना अपना लेखनी को सारोबोर की है, शायद नालंदा का इतिहास विश्व के प्राचीनतम इतिहास में अपने आप भरपूर है। तो आइए हमारे बच्चे, हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं नालंदा के बारे में कि यह किस तापस की समाधि है, यह किसका उजड़ा उपवन है, ईंट ईंट ही बिखर गया यह किस रानी का राजभवन है नालंदा। तो आइए बच्चे, यहाँ पर हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो विधा निबंध के रूप में है, तो प्रस्तुत पाठ भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा हमारे इतिहास की एक गौरवपूर्ण गाथा के सिमटे हुए है। यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करता है जिसमें हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप दिखलाई पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं जरूर कहूंगा कि हमारे बच्चे कभी भी इसको कभी भी पढ़े तो याद रखें हमेशा, वैसा बौद्ध कालीन जो हमारे तक्षशिला जैसे, विक्रमशिला जैसे और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे धरोहर के बारे में जरूर जाने और पढ़ें। गौतम अशोक की धरती है, वसुधैव कुटुंब ये कहती है, जहाँ ऊंच नीच का भेद न हो ऐसा भारत को बनाएंगे। वैसे भारत की जरूरत है हमारे बच्चे, जो कि अखंड भारत को रखने वाले सम्राट अशोक महान ने इसका जो है पूरे भारतीय धरोहर को बनाया है बौद्धकालीन सभ्यता को लेते हुए। तो आइए बच्चे, नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है, जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना का सुरभि पुष्प खिले हैं, अपितु किसी समय एक किसी यह देश एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग में विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ऐसा नालंदा था बच्चे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। जहाँ ज्ञान है, जहाँ विद्वान है, वहाँ जो भी है जाति पाति से कोई मतलब नहीं रहता हमारे बच्चे। तो नालंदा इसका उज्जवल दृष्टांत था। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्र के उस पार फैल गई थी। लगभग 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। चैतन्य केंद्र, हमारे बच्चे जानते हैं कि नालंदा वैसे धरोहरों में विश्वविद्यालय था। लोग कहते हैं कि बख्तियार खिलजी वंश का खूंखार शासक जिसने नालंदा को जलाया था,
6 महीना पुस्तकें जलती रही, वैसे उसकी धरती, वैसे उसके धरोहर। यदि इस विश्वविद्यालय को हमारे प्राचीनतम अन्य लोग यदि धरोहर को बचाए होते तो आज विदेश जाने की जरूरत नहीं होती। क्या था नालंदा अपने आप में, ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे महिषी इस विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे। तो आइए बच्चे, मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार 5 पर्वतों के माध्यम से बसी हुई गिरिब्रज या राजगिरी नामक स्थान में थी। वर्तमान नालंदा उसी राजगिरी के तप्त कुंडों से 7 मील उत्तर की ओर है। आज भी पर्यटक लोग, हमारे बच्चे, पूरे देश के जो छात्र स्कूली बच्चे हैं, वैसे धरोहर और संस्कृति को घूमने के लिए, देखने के लिए पर्यटन के रूप में आते हैं। और हमारे विदेशी सैलानी और विदेशी पर्यटक भी आते हैं। ऐसा था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा का प्राचीनतम इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक जाता है। विश्व गुरु हमारे भगवान बुद्ध के नाम को कौन नहीं जानता है। वैसी जो है उस समय का ये वर्णन मिलता है बौद्ध कालीन इतिहास। कहते हैं कि बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रावरिक का आम्रवन था। जैसे ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखली पुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। उस समय राजगिरी का उपग्राम या वाहिरिक स्थान समझा जाता था, जहां महावीर ने 14 वर्षों तक वर्षावास किया था। सूत्र कितांग के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक लेप ने धन्य धान्य सैया आसन रथ स्वर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उसका शिष्य बन गया था। हमारे बच्चे देखिए, भगवान बुद्ध ने जिन जिन व्यक्तियों को, कौन ऐसे, न कोई अस्त्र, न कोई शस्त्र, न कोई चीज, उनकी ऐसी शक्ति थी, ऐसी वाणी थी, अकाट्य वाणी, जिस वाणी को जिनके ऊपर बौछार कर देती थी भगवान बुद्ध, और उन्हीं से प्रश्न निकलवाकर उन्हीं से उत्तर निकलवा लेते थे। वैसे थे भगवान बुद्ध। तो वैसे भगवान बुद्ध के शिष्य बने थे हमारे, आइए बच्चे, हमारे तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारीपुत की जन्मभूमि मानी जाती है। सारीपुत, जो भगवान बुद्ध के 10 शिष्यों में सारीपुत का भी नाम आता है। उनके चैत्य अशोक के समय में भी वहां था। सम्राट अशोक ने जहां जहां स्तूप बनवाए थे, 84,000 लाट बनाया थे, चैत्य बनवाए थे, राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया। इस प्रकार यद्यपि नालंदा का प्राचीनतम अनुश्रुति बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ था। लोग कहते हैं गुप्त काल जो स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। तारानाथ ने तो भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया है, और यहाँ तक लिखा है कि आचार्य दिंगनाम ने नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया था, जिनमें सूर्यजय नाम के एक ब्राह्मण विद्वान अग्रणीय थे। हमारे बहुत बहुत अड़े समाज के लोग विद्वान जो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कहते हैं कि राहुल संकृत्यायन जी महान पांडित्य, जो कि बहुत ही सुंदर बौद्धकालीन चित्रों पर प्रकाश डाले हैं। तो चलिए, बड़े बड़े विद्वान ने हमारे ऐतिहासिक धरोहर नालंदा का भी वर्णन किया है। 4वीं सदी में चीनी यात्री फहिया नालंदा में आए थे। उन्होंने सारीपुत के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए। जो सारीपुत के नाम से वहां पर स्तूप भी आज विराजमान है, किंतु नालंदा का विशेष समुदाय इसके कुछ समय बाद हुआ था। यदि ह्वेनसांग, इत्सिंग और फाहियान जैसे विद्वान ने तो नालंदा के धरोहरों को ऐसे छाप के रूप में वर्णन किया है
कि क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों। वैसी वैसी संस्कृतियों के बारे में हमारे बच्चों को और प्रबुद्धों और ज्ञानियों को जानना चाहिए। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय जब युआन चांग इस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। युआन चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि नालंदा का नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। न आलदा नालंदा। सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। न उसके बांटने वालों को तृप्ति होती है और न उसे लेने वालों। नालंदा न आलता, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की तृप्ति नहीं होती। तो ज्ञान के क्षेत्र में जो बांटा जाता है, दिया जाता है, उसका कोई और सीमा अंत नहीं होता है। आइए हमारे बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी हुई धरोहर भारत का पुरातन विद्यापीठ के बारे में बता रहे हैं कि नालंदा का जन्म जनता के उदार दान से हुआ था। एक एक जनता मिल करके ऐसे ऐसे, और कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। आइए जब हम ऐतिहासिक धरोहर का चिंतन करते हैं तो नालंदा का उद्भव विकास 500 व्यापारियों ने किया था और युआन चांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे। लोग कहते हैं कि बिहार का नाम क्यों पड़ा, तो बौद्ध कालीन उस समय बौद्ध भिक्षु लोग विहार करते थे, विचरण करते थे, रहा करते थे। आज बिहार बिहार अपने आप में भरपूर था, कौन नहीं लोग जानते हैं। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र भी मानी जाती है और थोड़ा उससे आगे राजगीर है, जहां उसे 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर धरोहर, उसी के बारे में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं कि युआन चांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण, यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे। 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों को ऊंचे ऊंचे शिखर आकाशों में मेघों को छूते थे। उनके चारों नीले जल से भरे हुए सरोवर थे। सरोवर तालाब आज भी, चलिए हम कोई भी यदि लोग जाएंगे देखेंगे हम लोग, तो वहां केवल खंडहर के रूप में उनकी स्मृति शेष बची हुई है। वहां पर सरोवर, उस तालाब में खिले हुए कमल भी थे, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्रकुंजों की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियां थी। यूं तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम है, संघाराम जहाँ बौद्ध भिक्षु लोग आराम करते थे, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है। चीनी यात्री सिंह के समय इस बिहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पुरातन विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं, इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। चलिए चीनी यात्री सिंह जो फैहान वेनसांग का जब हम नाम लेते हैं, तो चलिए वहां पर जब पुरातत्व के द्वारा जो खुदाई हुई है, तो वहां पर अवशेष के रूप में इसके धरोहर मिले। आगे हमारे लेखक राजेंद्र प्रसाद द्वारा चित्रित निबंध बता रहे हैं। निबंध नालंदा के बारे में कि आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य
और विद्यार्थी निश्चित बना दिए गए थे। वहाँ का एक नियम प्रारूप था और भूमि और भवनों को दान के अतिरिक्त नित्य प्रति व्यय के लिए 100 गांवों की आय अक्षय निधि के रूप में समर्पित की थी। 100 गांवों की आय माने जो है इस विश्वविद्यालय की विकसित के लिए आय जो होता था रुपये पैसे, वह उसकी कोष में डालकर इस विश्वविद्यालय की संरक्षण के लिए हर तरह से व्यवस्था करने की व्यवस्था की गई थी। इस सिंह के समय में यह संख्या बढ़कर 200 गांवों तक पहुंच गई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इन तीनों राज्यों ने नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया। बंगाल के महाराज धर्मपाल देव और देवपाल देव, ये दो बंगाल के समय ताम्रपर और मूर्तियां नालंदा की खुदाई से प्राप्त हुई। हमारे बहुत बड़ा विद्वान कनिंघम ने, जो पुरातत्ववेता की बहुत बड़ा हमारे ज्ञान रखते हैं, तो नालंदा की खुदाई जहां तहां जो भी मिली है, तो वहां पर मूर्तियां नालंदा की खुदाई से प्राप्त हुई हैं। और बंगाल के दो धर्मपाल देव और देवपाल देव ने इसका निर्माण में भरपूर सहयोग दिया था। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था, उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि स्वर्णदीप के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र ने मगध के सम्राट देवपाल के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की थी कि उनकी ओर से 5 गांवों को दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण करवाया था। उन 5 9 गांवों की आय प्रज्ञा पारमिता आदि का पूजन, चातुर्दिश अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आर्य भिक्षु संघ की चीवर, भोजन, चिकित्सा, शयनासन आदि का व्यय, धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपियों, बिहार की टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए खर्च की जाती थी। ये ऐसा नियम बनाया गया था नालंदा विश्वविद्यालय के प्रारूप को सजाने के लिए और देखभाल के लिए। यह तो संजोग से बचा हुआ एक उदाहरण है जो विदेशों में फैली हुई नालंदा की अमिट छाप हमारे सामने रखता है। लेकिन नालंदा महावीर आर्य भिक्षु संघ की धाक समाप्त एशिया भूखंड में थी। इस संघ की बहुत सी मिट्टी की मुद्राएं नालंदा में प्राप्त हुई हैं, जो साक्ष्य के रूप में प्रमाणित करती हैं। जो खुदाई से अवशेष मिले हुए हैं, उसमें नालंदा की ताम्रपत्र, मूर्तियां और वैसी चीज प्राप्त हुए हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे लेखक राजेंद्र प्रसाद द्वारा नालंदा की शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या बता रहे हैं कि नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। उसे पढ़ करके विद्यार्थी दैनिक जीवन में अधिकाधिक सफलता प्राप्त करते थे। वहां का प्रारूप व्यवस्था वैसे था। मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा वहां अनिवार्य थी। जो पहला शब्द विद्या या व्याकरण, जिससे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। ये पहला, यहाँ पर 5 विषयों के बारे में बताया जाता था। 5 विषयों में, जिसमें पहला वही शब्द विद्या या व्याकरण, जिसे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके, और हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, जिसमें विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके, और चिकित्सा विद्या, जिसे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके और दूसरों को भी निरोग बना सके। कितनी सुंदर मार्मिक व्यवस्था थी वहां पर। तथा शिल्प विद्या, एक न एक शिल्प को सीखना वहां अनिवार्य था, जो हाथ के गुण थे, जो कि कलाकारी से संबंधित
इन चारों के अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे, धर्म और दर्शन के बारे में। तो हमारे बच्चे, आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र के उस समय के सबसे बड़े विद्वान। लोग कहते हैं आज भले ही हमारे हिंदी साहित्य में हमारे बच्चे कितना ही क्यों न करें, लेकिन जितना बौद्ध कालीन से जो योग विद्या का आज पतंजलि, सुश्रुत, चरक, हमारे लोग अनेक विद्वान का जो भी नाम आता है, तो बौद्ध कालीन जो है भगवान बुद्ध के द्वारा दिया हुआ जो रूप है, उसी को लोग अवलोकन किए हैं और उसी पर लोग चल रहे हैं। तो चलिए, उस समय के आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र के उस समय बड़े विद्वान माने जाते हैं। उनसे पहले धर्मपाल इस संस्था से प्रसिद्ध कुलपति थे। उस नालंदा विश्वविद्यालय के धर्मपाल कुलपति थे। शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमती और गुणवती, ये 5 विद्वान आदि अन्य आचार्य युआन चांग के समकालीन थे। जो युआन चांग लोग जो बताते हैं, वेन-सांग जैसे बड़े विद्वान, जिस समय युआन चांग अपने देश चीन को लौट गए, उस समय भी अपने भारतीय मित्रों के साथ उनका वैसा ही घनिष्ठ संबंध बना रहा। जब युआन चांग नालंदा से विदा होने लगे, तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया कि आप यहीं पर रहें, आपके लिए हर तरह से व्यवस्था है। लेकिन युआन चांग ने उत्तर में यह वचन कहे कि यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न होना सर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना है, उसे दूसरों के हितार्थ बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। ये युआन चांग के शब्दों में है। इस उत्तर से शीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, यह उदात्त ये विचार तो बोधिसत्व जैसे है। मेरा हृदय भी तुम्हारी सदा साओं का समर्थन करता है। चलिए हमारे बच्चे, यहाँ पर बहुत मार्मिक पंक्तियों को संजोते हुए हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के बारे में अपना चित्रण प्रस्तुत किए हैं कि किस प्रकार नालंदा अपने आप में गौरवशाली केंद्र रहा है। नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट स्त्रोंग छनगम्मो 630 ईस्वी पूर्व में अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए यहाँ अपने विद्वान थोनसिमस संभोट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देववीर सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य का तिब्बती में अनुवाद किया था। इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देश को एक साहित्य प्रदान किया और फिर धीरे धीरे वहां के निवासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए। चलिए भले ही बच्चे आज हमारे लोग कह दे हमारा भारत देश, जो भारत देश जन्म बुद्ध
और महावीर की धरती रही है। आज अन्य धर्म के लोग जो है उसको विलुप्त करते जा रहे हैं, लेकिन अंत में वास्तविकता का चित्रण जरूर हमें प्रकट होगा, जो कि कोई न कोई जो यथार्थवादी चीज होता है वह छिपाने से छिपने वाला नहीं है। आज हमारे कुछ अंधविश्वासी पाखंडी लोग हमारे बौद्ध धर्म और बौद्ध संस्कृति को विलुप्त करने में लिपटे हुए हैं। फिर भी ऐसी ऐसी संस्कृति धरोहर के रूप में आज भी प्राचीनतम है। नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने ही सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। इन विद्वानों में आचार्य पद्म संभव 749 ईस्वी में, दीप शंकर और ज्ञानतीश 980 ईस्वी के में नाम इनका उल्लेखनीय है। चलिए बच्चे, आगे हमारे देश की महान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो शिक्षाविदों में बहुत ही आगे हैं, जिन्होंने भारतीय धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीनतम वर्णन करते हुए लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला भी एक प्रसिद्ध केंद्र था, जिसने अपना भाव नेपाल, तिब्बत, हिंद एशिया एवं मध्य एशिया का कला पर डाला था। नालंदा का कांस्य मूर्तियां अत्यंत सुंदर और प्रभावोत्पादक हैं। वहां पर कांस्य मूर्तियां ताम्र परक वैसी वैसी चीज मिले हैं कि जो अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, देखने योग्य हैं। विद्वानों का अनुमान है कि कुर्कीहार से प्राप्त बौद्ध मूर्तियां नालंदा शैली से प्रभावित हैं। आज भी पटना में कुर्कीहार एक जगह है जहां पर हमारे सैलानी और पर्यटक लोग घूमने जाते हैं, जो बौद्ध संस्कृति का नमूना वहां पर देखने को मिलता है। ऐसी ऐसी धरोहर, ऐसी ऐसी संस्कृति हमारी बनी रही। वस्तुतः नालंदा का सर्वांगीण उन्नति एवं समन्वित साधना का फल था, जो शिल्प विद्या और शब्द विद्या एवं धर्म और दर्शन के एक साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित कर ले। थोड़ा हमारे बच्चे प्राकृतिक मौसम के चलते समय जो है तबीयत खराब है बच्चे, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारे बच्चे, हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि भूतकाल के इस प्रबंध से शिक्षा लें और कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा में पुनः स्थापित करें। हमारी सरकार की भी सोच है, लेकिन आज से 2500 वर्ष का यह इतिहास जो प्राचीनतम के रूप में है, लोग संजोए हुए हैं। फिर भी हमारी सरकार की नीति, सरकार की को चाहिए कि ऐसे ऐसे धरोहर हमारे शिक्षा का बड़ा केंद्र को हमेशा बरकरार बनाए रखें, ताकि हमारे आने वाले भविष्य बच्चे ऐसी शिक्षा को पा करके देश को गौरवशाली बनाए, समृद्धशाली बनाए और ज्ञान के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो हमारे बच्चे, आज मैं जो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में प्रस्तुत किया, तो उसका वर्णन मैंने अपने वाचन से सभी बच्चों को जो है प्रस्तुत किया है। हमें आशा है कि हमारे बच्चे इस वीडियो को जरूर हमारे लाइक किए हैं और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।